हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उस चीज़ के ऊपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि जब भी मैं कोई चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, जो भी पॉइंट हाईलाइट करके बताऊं, उसको आपको कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई के बारे में बात करते हैं, उस पर आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी थे कि सर जो चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस का, वो चैप्टर के ऊपर क्या करिए वीडियो बनाई एनसीईआरटी के थ्रू। तो यहाँ पर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बार बार रिपीट करो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है खास तौर पे राइट्स एंड ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कुड बी द मेन पॉइंट्स फॉर द एग्जाम पर्पस की बात करते हैं कि जो एग्जाम है, परीक्षा, उसके नजरिए से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राइट्स क्या होता है, दूसरा क्या है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, मतलब क्या है जो अधिकार उसकी घोषणा के बारे में, तीसरा बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे के छह फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो पहले कितने थे, 7 थे, 7 से 6 कर दिए, पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जनरल राइट्स, जो आम अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार, मेजर राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान उससे क्या लिया गया है, डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आप लोगों को कराया था कि यहाँ से हमने डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का प्रोविजन हमने ले रखा है, हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, के नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसके बारे में, रिलेशन बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इसके ऊपर 3 नंबर का आपसे अलग से सवाल बनता है। तो आप लोग सेशन के एंड तक क्या रहे दोस्तों, बने रहे। डिफरेंस बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के ऊपर सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहां से डायरेक्ट। सबसे पहली बात, ये राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार के बारे में दोस्तों। तो ये अधिकार एक बार देख लीजिए क्या है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अधिकार के बारे में। तो अधिकार किस तरीके से हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अधिकार के बारे में बात करती है। होता क्या, देखिए, राइट्स आर द कंडीशन ऑफ द सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। इट इज विच अ कॉमन मैन नीड्स टू लिव अ लाइफ विच ही डिमांड्स। राइट्स आर द प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। मतलब कुल मिलाकर के अगर बात इसमें ये करें तो दोस्तों ये कहा गया है, सिंपल भाषा में अगर सब लोग कोशिश करें तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति के जीवन का जो विकास है आप बात करोगे, वो बिना अधिकार के संभव है ही नहीं। इसलिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं करने का अधिकार है उसके पास, तो पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो उसकी स्थिति कैसे ठीक होगी। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से क्या करना, समझना है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है इट इज अ विच अ कॉमन मैन नीड्स टू लिव अ लाइफ, मतलब जो व्यक्ति के जीवन जीने की जो मेन चीजें हैं, जो सामान्य चीज हैं, वो क्या है, आप बात करोगे अधिकार है, जो इंसान क्या करता है, अपने समाज से मांगता है। और राइट्स आर द प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, और जो हमारे अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बचाने का काम कौन करती है, कानून करती है। लॉ के बारे में बात करते हो, विधि के बारे में बात करते हो। तो जो राइट्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। इस बात का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का मतलब क्या होता है कि जिस भी कंट्री में खास तौर पे आपको डीसीआर देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको मान लीजिए डी से क्या होगा, डेमोक्रेसी, सी से कॉन्स्टिट्यूशन और आर से क्या हो जाए, राइट्स। तो जिस भी कंट्री में आपको डीसीआर देखने को मिलता है, मतलब लोकतंत्र देखने को मिलेगा, संविधान देखने को मिलेगा और अधिकार देखने को मिलेगा। अब ये होता क्या, देखिए, such a list called the Declaration of Rights. The remand was raised by the पंडित मोतीलाल नेहरू 1928। अब भारत के अंदर अगर आपसे कोई पूछे 11th में या 9th इवन 10th में भी अगर आपसे सवाल पूछे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट यानी कि जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान में रखना है पंडित मोतीलाल नेहरू। कब रिप्रेजेंट किया था, 1928 के बारे में बात करते हैं। दोज राइट्स विच आर द कंसीडर्ड टू बी द एसेंशियल फॉर द फंडामेंटल फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल कॉल्ड द फंडामेंटल राइट। मतलब ये मौलिक अधिकार किसको कहा गया,
कि जो व्यक्ति जीवन जीने के लिए क्या है अभिलाषा रखता है, एक एक्सपेक्टेशन रखता है वो अपने विकास करने के, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मौलिक अधिकार चाहिए होगा। और मौलिक अधिकार के तहत व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है, ये आप सभी को पता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों को राइट टू वर्क नहीं है, या आप बात कर सकते हो राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर की समानता नहीं है, तो क्या हम किसी जॉब को प्राप्त कर पाएंगे, क्या हम जॉब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब जॉब नहीं करेंगे तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो हमारी समाज में क्या होगी, हैसियत नहीं होगी, रेपुटेशन नहीं होगी। इस चीज का आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द डिमांड ऑफ द सिविल राइट्स फॉर द रेज फ्रॉम द टाइम टू टाइम द रिवोल्यूशनरीज, कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग गुलाम थे तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ये समय समय पर क्या करता रहा था, अभी आप बात करेंगे कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया जा रहा था, क्रांतियां की जा रही थी कि जिसके कारण से भारतीय लोगों को अधिकार मिल जाए। फ्रीडम हीरोज, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता हीरो के बारे में बात करते हैं। इवन इन द 1928 मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड रेज्ड द डिमांड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। आपको यही बात है आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है किसने रेज किया था, तो आपको मोती लाल और नेहरू की बात करते हैं 1928। द राइट्स टू द प्रॉपर्टी वाज द रिमूव फॉर द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। दोस्तों यहां से ये आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन करना ही करना है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर पहले 6 फंडामेंटल नहीं थे, पहले कितने थे, 7 थे। अब 7 से कितने कर दिए गए, 6 कर दिए गए। ये जो 7वां था ये राइट टू प्रॉपर्टी था, और ये कब अलग कर दिया गया, तो आप देख सकते हैं 44th अमेंडमेंट 1978। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ईयर इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको नोट करना है। क्या था इसमें, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द कंपल्सरी एंड द फ्री एजुकेशन 6 to 14 years old primary in 21st की by the 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। देखिए दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के बात मैं आपको समझा दूं, जो सिंपल भाषा में आप लोगों को समझनी है। क्या 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत आप बात करेंगे, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 45, जिसको आप अनुच्छेद बोलते हो। इसमें 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब क्या है, निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को पता होता है कि जो फर्स्ट टू 8 तक पढ़ाई होती है उनमें कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही आप 9th में एंटर करते हैं तो आपसे क्या किया जाता है, आपको कह दिया जाता है कि यूनिफॉर्म आप खुद पैसे से लीजिए, आप बात करेंगे। उसके बाद आपको कह दिया जाता है जो किताब वगैरह है वो भी आप अपने खुद के पैसे से लीजिए। तो अमूमन 9th क्लास में बच्चा कितने साल का हो जाता है, 15 साल के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया कितना दे रखा है, 14। अब देखते हैं, it has also been implemented in the entire India except the Jammu and Kashmir since April 2010। क्यों, अब ये यहाँ पर ये चीजें लागू हो चुकी है, क्यों, क्योंकि अब आर्टिकल 370 क्या हो चुका है दोस्तों, हटाया जा चुका है। तो आप लोगों को पहले के हिसाब से नहीं ध्यान में रखना, अभी के हिसाब से रखना है। क्यों, क्योंकि इस 370 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो स्टेट का प्रोविजन प्राप्त था, लेकिन अब वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया क्या किया जाता है, माना जाता है, और हमारे भारत का ही क्या है, हिस्सा है। अगर उसको ज्यादा दिन तक सस्टेन करते हैं तो आने वाले टाइम पर क्या पता जम्मू कश्मीर जैसे भारत के और राज्य क्या हो जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं, जिससे कि भारत की जो यूनिटी है वो किसमें बढ़ जाती है, आप बात करते हो, वो कहीं ना कहीं डिवीजन का रूप ले लेती है। इसलिए समय के अनुसार अमेंडमेंट भी संविधान के अंदर जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखते हैं तो आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको टाइम छोड़ छोड़ करके स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को ये दिमाग में नहीं घुसने वाला है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हो सकता है मैं आपके सामने क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जनरल राइट्स। सामान्य अधिकार क्या होते हैं, दोज rights which are enforced with the help of ordinary law, parliamentary can make the changes in the rights by the making law। मतलब जो जनरल राइट होते हैं जिसमें देश को ये लगता है, संसद को ये लगता है कि उस कानून में सुधार करने की जरूरत है जिससे कि लोगों के अधिकार को बचाया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नागरिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपके फंडामेंटल राइट है, जो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अब बात करोगे लिबर्टी, राइट अगेंस्ट
चाइल्ड एक्सप्लोटेशन की बात करेंगे, राइट टू चूज रिलीजन के बारे में बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन एंड प्रमोट कल्चर और राइट टू रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। ये 6 के 6 आपको फंडामेंटल क्या करने हैं दोस्तों, ध्यान में रखने हैं। कैसे, एक बार बता देता हूं मैं, एक बार आप डिटेल में आप चेक करिएगा। जैसे शुरू करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, द राइट्स विच आर द cornerstone of the development of the person which are the listed in the constitution and the special provision have been made to implement them। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया, अधिकार दिया गया है, जो भी राइट्स दिए गए हैं वो लोगों के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि उसी के तहत व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गारंटी एंड द प्रोटेक्ट्स देम। मैंने आपको यही बताया कि संविधान हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट को क्या करने का काम करती है, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा देने का काम करती है। अमेंडमेंट्स आर डन टू मेक द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज दीज राइट्स व्हेन द नीड अराइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज टू दिस। मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, मैंने आपको चैप्टर में फर्स्ट में ये समझाया था कि अमेंडमेंट क्या होता है। हमारे भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके से है, एक तो रिजिड है और एक क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में दो आपको हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक तीसरा क्या होता है जो संसद बनता है, राष्ट्रपति। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई भी XYZ बिल यहाँ पर आए, यहाँ से पास हो गया, फिर यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति भी इस पर साइन करके चीजों को लागू करते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। दिक्कत किस में आती है, आप बात करोगे इस वाले में। जो रिजिड वाला होता है, लोकसभा से चीजें, राज्यसभा से चीजें, और क्या, राष्ट्रपति। यहाँ से पास हो गया, यहाँ से टाइम लग रहा है, यहाँ से दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके दोबारा इसके पास भेज रहा है। मतलब जिसमें समय लगे, प्रॉब्लम आए, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कठोर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को लचीला बोलते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, मैं इस पर कलर चेंज कर लेता हूं इसमें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, और हमारे भारत के कितने भाग, आप बात करोगे संविधान के तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट का क्या किया गया, मेंशन किया गया। मैंने दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में आपको बार बार कहता हूं, सेशन को पूरा देखा करिए आप लोग। आर्टिकल कितने थे जब हमारा संविधान बना था, 395। उसके बाद शेड्यूल कितने थे, वो थे 8, और सेक्शन कितने थे, वो थे 22। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 470 प्लस आर्टिकल हो गए, शेड्यूल 8 प्लस 4 यानी कि 12 हो गए, और सेक्शन 22 प्लस 3 कितने हो गए, 25 हो गए। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ये सभी मेंशन किस वाले में है, तो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, ये आपसे सवाल बन सकता है। सबसे पहला जो ये फंडामेंटल राइट है, कितने से कितने तक, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक, इसका डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी मैंने आपको बताया था 14 से लेकर के 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, आर्टिकल 32। अब इसको एक एक करके डिटेल हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा ये, क्यों, क्योंकि सिंपल मायने में मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, जो राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेकर के 18, इसको क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे भारत के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो 6 फंडामेंटल राइट है, ये कितने थे, पहले 7 थे। इस वाले को, राइट टू प्रॉपर्टी वाले को 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा करके इसको कौन से आर्टिकल 300A में रख दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको सिंपल लीगल राइट में रख दिया गया, जिसको विधिक अधिकार बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मतलब कानून की नजरों में हर कोई समान है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, या आप बात करते हो लोअर क्लास की बात करते हैं। लेकिन हम हर किसी के साथ इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हमें किसके हिसाब से ट्रीट करना होता है, ये इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, मतलब ये माहौल के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्लासरूम में टेस्ट होता है तो क्या 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का टेस्ट एक जैसा होगा, नहीं होगा। लेकिन जिसके 25 आ गए और जिसके 5 आ गए, क्या दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, डिसेंट, ओरिजिन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ की बात करते हैं। मतलब
जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब के आधार पर, भाषा के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो आर्टिकल 15 इस चीज को क्या करता है, रोकने का काम करता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ मान लीजिए भेदभाव भी होता तो आप नियरेस्ट थाने में जाकर के क्या कर सकते हैं, उस चीज के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर थाने वाले सुनवाई नहीं लेते तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या कर सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हाई कोर्ट में नहीं होता सुनवाई, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आर्टिकल 16 में टोटल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट वाली बात है दोस्तों। यहां पर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट टू अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि हर किसी व्यक्ति को अपने काम करने का क्या है, अधिकार है। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग 12th पास हो जाएंगे तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए, क्यों, क्योंकि आप गरीब के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं, सिर्फ अमीर भरेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मौका हर किसी को दिया जाता है, उस मौके को किस तरीके से ग्रैब किया जाता है, आर्टिकल 16 हमें क्या करता है, बताता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी, के समाज से भैया आप बात करोगे, जो छुआछूत है उसको क्या कर दिया गया, अब खत्म कर दिया गया। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, संविधान के नजरों में हर कोई क्या है, इक्वल है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। 18 क्या कहता है, 18 ये कहता है कि हमारे भारत के अंदर जो टाइटल है, उस टाइटल को आपको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। मतलब आप खुद से किसी प्रकार का टाइटल नहीं लगाते। जैसे किसी का नाम है अमित, अब अमित को आपने बोल दिया कि प्रधान अमित, उस पर अमित के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, तो उसने अपने नाम के आगे खुद से ही प्रधान लगा लिया, तो वो वाले टाइटल को क्या कर देगा, एंड कर देगा। आपको अचीवमेंट के रूप में कोई वो टाइटल देता है और आप खुद से टाइटल लगा रहे हो, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। एक आपने ट्रॉफी खरीदी है और एक आपने ट्रॉफी मेहनत करके कमाई है, तो जाहिर सी बात है दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 टू 22। दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग कि ये जो पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, इसको हम पूरे के 6 क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे कितने नंबर का सवाल आता है, डायरेक्ट 6 मार्क्स का सवाल आता है। ये पहले में भी है, दूसरे चैप्टर में भी है, और आगे भी चैप्टर में यही सेम सवाल आपसे पूछा जाता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आपके पास लिबर्टी, राइट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, 6 बेसिक फ्रीडम हैव बीन स्पेसिफाइड द गिवन सिटीजन इंडिया बाय द आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की चीजें दी गई है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण का अधिकार, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन लिमिट्स, अपने दायरे में रह करके, सीमा में रह करके, औकात में रह करके आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। पीसफुली कॉन्फ्रेंस विदाउट द आर्म्स, कि किसी प्रकार की हिंसा किए बगैर आप शांति से क्या कर सकते हैं, सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम्स आपको करना है, और प्रोग्राम कैसे, प्रोग्राम जिसमें समाज को आपको अवेयर करना है, तो आप उसी सोसाइटी में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना करके, सभा करके आप क्या करेंगे, असेंबली बना करके लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। ये आप क्या कर सकते हैं, पीसफुली तरीके से। यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग, कि आपको संघ बनाने का अधिकार है लोगों के वेलफेयर के लिए। फ्रीडम टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत में आप किसी भी जगह घूम सकते हैं, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, और आप बात करते हो अरुणाचल प्रदेश से, आप बात करो कहां तक, गुजरात तक, भारत के किसी भी कोने में आप इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट या कैप कैमोरिन, वालंगू से सरक्रिक तक आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, घूम सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसी कानूनी चीजों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, के भारत के किसी भी भाग में रह सकते हो। अगर मान लो कोई ईस्ट से, यूपी, बिहार, या आप बात करते हो अरुणाचल प्रदेश से, वो दिल्ली में आकर के रह रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, ये आर्टिकल 19 हमें क्या करता है, राइट देता है। टू ट्रेड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी बिजनेस, आप किसी प्रकार का काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्यिक चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 प्रोवाइड्स द आर्टिकल 20 कांट बी सस्पेंड एनी ड्यूरेशन एंड एन इमरजेंसी। कहने का मतलब क्या है, 44वां संविधान संशोधन हमें अनुच्छेद 20 के तहत ये पावर देती है भैया, किस तरीके से जो हमारी इमरजेंसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 कांट बी सस्पेंड। अब ये आर्टिकल 20 का मतलब क्या है, जीवन जीने का अधिकार के बारे में बात करते हैं। जीवन जीने के साथ साथ एक और भी आ जाएगा इसमें, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A। तो 20 में खास तौर पे कौन से वाले लोगों के अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, जो खास तौर पे कैदी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 21, यहाँ से काफी ज्यादा एमसीक्यू सवाल भी आपको देखने को मिलता है। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव फ्रॉम द फ्रीडम टू लिव एक्सेप्ट इन द लीगल प्रोसेस, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से जीने से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A क्या कहता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 ध्यान में रखना है, 20, 21, 21A, कहीं भी घूमने फिरने आने जाने, यहाँ पर अगर आप लोग कैदी हैं तो आपके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन 21A में क्या आपको देखने को मिलता है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन,
2002 86th अमेंडमेंट एजुकेशन फंडामेंटल राइट फ्री एंड फेयर, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, ये रहा दोस्तों, कि जो भी 14 साल तक का बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी हाल में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं अगर वो सरकारी में पढ़ता है तो। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अरेस्ट एंड द कस्टडी ऑफ एनी सिटीजन इन द स्पेशल केसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो अरेस्ट व्यक्ति है, जो दोषी है, जो अक्यूज्ड है, उसको कस्टडी में लिया गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, वो हमारी, आप बात करोगे हमारी जो प्रशासन है उसका हो जाता है, और जो हमारी जुडिशरी है उनका हो जाता है। The right to education has been given to the status of fundamental right, आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट 2002, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के तहत जो व्यक्ति है, जो बच्चा है 6 साल से लेकर के 14 साल तक, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या है, प्राप्त है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, वो एजुकेशन को रिसीव कर सकता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर राइट अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या होता है, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लूं, ज्यादा हो गया ये थोड़ा उसके बाद ये राइट अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने चाइल्ड लेबर सुना होगा दोस्तों, जिसको हम बाल मजदूरी बोलते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, बैन ऑन द फोर्स द लेबर, कि जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, ये क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया भारत के अंदर। बॉन्डेड लेबर एंड द ह्यूमन ट्रेड, द स्मगलिंग एंड द यूज ऑफ द फोर्स व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। जब भारत आजाद हुआ तभी भारत के अंदर जबरदस्ती किसी को बंधुआ मजदूरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ आप बात करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, बंधक बना करके, वो क्या है भारत के अंदर इलीगल कर दिया गया। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय कानून के द्वारा उनको पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया। वो किस तरीके से किताब में हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। स्लेवरी एंड द फोर्स्ड लेबर वर प्रिवेंटेड इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर जबरदस्ती जो मजदूर के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे, उनसे कम पैसे पर काम कराया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटली होता है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू वर्क द पीजेंट्स बट डिडंट गिव वेजेस, मतलब यहां पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ड्राइंग खतरनाक है। यहां पर हो गया मैं, और यहां पर हो गया लैंडलॉर्ड की बात करता। अब ये जो लेबर आप बात करोगे, ये किसकी जमीन पर काम कर रहा है, जमींदार के जमीन पर काम कर रहा है। इससे काम भी करवा लिया लेकिन इसको पैसा भी नहीं दिया गया, तो इसका इकोनॉमिकल और जो फिजिकल और जो मेंटली एक्सप्लोटेशन हुआ कि नहीं, जिसको हम लोग आर्थिक, और उसके बाद क्या बात करते हैं हम मानसिक, उसके बाद शारीरिक एक्सप्लोटेशन। काम करवा लिया, पैसा ना देना। अब बेचारे कर क्या लेगा, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गरीब है, सिंपल सी बात। स्पेशली वुमेन वर ब्रॉट एंड सोल्ड लाइक द एनिमल्स, उस टाइम पर महिलाओं को क्या किया जाता था, जानवरों की तरह बेचा जाता था। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, कि जैसे कोई मूवीज भी आती हैं, वेब सीरीज भी आती है आजकल तो, कि जिसमें लड़कियों को अपहरण कर, किडनैप करके इंडिया से किसी और फॉरेन कंट्री में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, वो आप लोग जान सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 24 में, प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन माइंस, की जो 24 में बच्चों को कहाँ, कारखानों में आप बात करोगे, जो खादान होते हैं, और कारखानों में, खादानों में और ड्रेनेजेस, जो खतरनाक जगह होते हैं उन पर, हैजार्ड प्लेसेस पे काम करना क्या हो जाता है, मना किया गया है। कौन से वाले आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 24 के तहत। अकॉर्डिंग टू 24, चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, मतलब 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकता, जैसे एनी रिस्की वर्क सच एज द माइंस एंड फैक्ट्रीज एंड डेंजरस वर्क्स, जिसको हम हैजार्ड प्लेसेस बोलते हैं। मतलब आप देखिए, काम करने की मिनिमम एज बताई गई 14 से कम उम्र का बच्चा ना तो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, ना किसी टी स्टॉल पे काम कर सकता है, ना वो कोल माइंस में काम कर सकता है। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं, जिसको जरूरत होती है वो इंसान क्या करता है, काम करने पे मजबूर होना पड़ता है उसको, और करता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी फैमिली को कोई आगे लीड नहीं कर पाएगा। इस चीज का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं धीरे धीरे किसके बारे में, अब आर्टिकल बात कर लेते हैं 25 to 28, मतलब कौन से नंबर के राइट्स की बात करते हैं, 4th नंबर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28। ये कौन सा नंबर का दोस्तों, 4th नंबर का, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है 25 से 28 के बीच में, सबसे पहली बात तो 25 में तो यही कहा गया राइट टू रिलीजन फ्रीडम के बारे में, कि आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म में रहते हुए आपको आजादी है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। देखिए दोस्तों एक बार क्या है, यहाँ पर 25 से 26 है, 27 होगा इधर, और ये हो जाएगा 28 के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों,
आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ, द राइट्स टू फॉलो द प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेट द ओन रिलीजन, मतलब आपको क्या करना है, अपने धर्म को क्या करना है, अभ्यास करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करने की आजादी आपके पास है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, राइट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल डूइंग द रिलीजियस क्या है, फिलेंथ्रोपिक वर्क एज द ऑर्गेनाइज यूनिट, कि आप किसी भी धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं, बस जिस संगठन का आप ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से किसी और धर्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण से भी आपका ये जो आप बात कर सकते हो जो रिलीजियस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। बात करें अगर 27 के बारे में, will not be forced to pay taxes for the promotion of the religion and the religious sects, कहने का मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि धर्म के नाम पर आपसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई पूजा हो रही है, सिंपल सी बात है, वर्क होलिस्टिक चीजें की बात करते हैं, तो आपको भगवान के नाम पर पैसा ले जाता है या टैक्स मांगा जाता है, वो क्या है, इलीगल है, आप ऐसा नहीं करिएगा। आप बात करते हैं अगर कोई ऐसा करता है पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर लीगल क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। देखो मैं बार बार आप लोगों के सामने यही बात कह रहा हूँ, जो किताबें में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या चीजें अलग होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं वो अलग चीजें। आप देखिए अभी धर्म के नाम पर लोग कितने ज्यादा क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो क्या ये इन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप टैक्स भी यहाँ पर सरकार क्या कर रही है भैया, ले रही है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए फूल माला वगैरह जो क्वांटिटी में खरीदते हैं, क्या उन पर टैक्स नहीं लग रहा है? क्या फूल माले के साथ साथ आप बात करते हो जो नारियल पानी है या और भी नारियल के बारे में बात करते हैं, कोकोनट के बारे में बात करते हैं, जो खास तौर पे धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है, आप बात करो उससे पैसा नहीं लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल ये 25 नहीं है, 28 में क्या बात कर सकते हैं, नो रिलीजियस एजुकेशन शैल बी गिवन इन द एनी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल्स इट कुड बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, आपको वहां पर जो टीचर होगा वो किसी धर्म के बारे, देखो किसी एक स्पेशल धर्म को प्रमोट नहीं करते। मान लीजिए टीचर क्या है, हिंदू है, और बच्चे जो आ रहे हैं वो मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, तो ये सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं करेगा, ये तीनों को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। इन द सेंस HMSI ये चारों धर्मों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये एक को प्रमोट करते तो इनके ऊपर लीगल कार्रवाई होकर के इनकी जॉब क्या हो सकती है, जा सकती है। तो इस चीज का आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 5वें के बारे में, यह आर्टिकल 29 to 30 मतलब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 क्या कहते हैं, दी सिटीजन ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव द राइट टू द रिटेन देयर द पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर। आर्टिकल 29 के तहत आप किसी भी अपने लोकल भाषा का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने इंडिपेंडेंट इंडिया का हाल देखा 2025 में ही, कौन सा स्टेट, वो आप बात करते हो MHR महाराष्ट्र, किस लैंग्वेज को लेकर के, मराठी लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती दे आर ट्राइंग टू फोर्स टू स्पीक मराठी लैंग्वेज एंड कन्नड़ लैंग्वेज। आप बात करोगे मतलब महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिला, तमिलनाडु में भी देखने को मिला, कर्नाटका में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 का वॉल्यूशन है कि नहीं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो हम किताब में पढ़ते हैं वो अलग चीज है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही है वो चीजें अलग है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ लैंग्वेज एंड द रिलीजियस minorities to the established educational institution and the run their the administration। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर अल्पसंख्यक है और तो खास तौर पे आप एक अपना शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं जिसमें आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों 6ठे नंबर पे बात करते हैं किसके बारे में, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 29 से 30 हो गया, 31 क्यों नहीं है, 32 क्यों हो गया? तो 31 में आपको क्या देखने को मिलता है, माइनॉरिटीज के सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों की बात करते हैं, जैसे SC/ST की बात कर लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां से आपका सवाल बनेगा, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लूं, ज्यादा हो गया इसका, ऐड रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं इधर, डॉक्टर BR अम्बेडकर हु नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का पिता किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। कॉल्ड has called the rights as the heart and the soul of constitution। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 6ठे में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट दो चीजें, सबसे पहला फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर जी, उसके बाद हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको कहा जाता है, राइट टू रेमेडीज को। मतलब जो 6वें नंबर का जो आप 6 नंबर का जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको हम लोग हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान के जो आत्मा है, संविधान का जो हृदय है, दिल है, वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है 6 नंबर के अधिकार को। और यहाँ पर अंडर दिस आर्टिकल 32 द कोर्ट इशूड द मेंबर ऑफ द स्पेशल ऑर्डर्स कॉल्ड द रिट विच आर द फॉलोज। कहने का मतलब आपको ध्यान में रखना है, ये जो रिट है उसका मेंशन कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 32। ये कौन
जारी करती है, या हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होती है? कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में। तो कितने आपको ध्यान में रखना है दोस्तों? इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये 5 रखने। एक तो होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा क्या होता है मैंडामस, और तीसरा क्या होता है प्रोहिबिशन, कोवरंटो और सर्शियरी। दोस्तों मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रख सकते। मैंडामस का मतलब क्या होता है? मैंडामस का होता है ऑर्डर देना, व्हेन समवन गिव्स ऑर्डर टू समवन, है ना। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो कौन ऑर्डर देगा? सीनियर टू जूनियर या जूनियर टू सीनियर नहीं, जो हमेशा सीनियर होता है वो अपने जूनियर को ऑर्डर दे सकता है, बस जूनियर सजेशन दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध लेख के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी ये लिमिटेशन है, आप जूनियर है और यहाँ पर सीनियर है, लेकिन आप इस दायरे से, इस लिमिटेशन से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, तो ये सीनियर आपको क्या कर सकता है? रोक सकता है। कोवरंटो का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति पोस्ट पर बैठ गया जो उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कहने का मतलब क्या होता है? वो उस चीज से उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। सर्शियरी का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो अपने दायरे से बाहर जाकर के दोबारा काम करता है, तो सरकारी कर्मचारी उसको ऐसा करने से क्या करता है? रोकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर लोगों को कौन कौन से अधिकार देगा? राइट टू डिग्निटी, कि आप अपनी खुद की पहचान बना सकते। कब? जब आपके पास राइट टू लिबर्टी होगी, जब आपके पास स्वतंत्रता होगा तभी तो आप कोई काम कर पाएंगे। राइट टू प्राइवेसी, कि आपको निजता का अधिकार है, कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो उसको बचा कर रखने का अधिकार आपके पास दिया गया है। राइट टू प्रॉपर लेबर रिलेटेड बिहेवियर, के मतलब आप अगर किसी, आपके सामने कोई लेबर काम कर रहा है तो उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करने की जिम्मेदारी है। राइट टू हेल्थ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हेल्थ को और पर्यावरण की जो हेल्थ बात करोगे उसको बचा करके रखना है। हम किस तरीके से बचा रहे हैं, वी ऑल आर नोइंग, है ना। हम लोग, हर किसी को पता है वो किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राइट टू प्रॉपर अकोमोडेशन, की अपनी पहचान के बारे में, जो डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज, ये वो अधिकार हैं जो साउथ अफ्रीका के अधिकारों में क्या किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज के लिए क्या है, बेहतर माना जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, व्हाट इज डीपीएसपी। इस वाले पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, कि ये आखिरकार होता क्या है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी में सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल। ये आर्टिकल आपको कितना ध्यान में रखना है, 36 से लेकर के 51 तक की बात करते हैं। और कहां से ले गए, टेकन फ्रॉम द आयरिश नेशन, आयरलैंड। क्या होता है, मैं आपको सिंपल मायने में समझा दूं। ये डीपीएसपी, मान लीजिए एक सोसाइटी है, और सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं, और ये लोग अपने राइट्स के प्रति क्या है, अनअवेयर है, मतलब ये जागरूक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डीपीएसपी वाले होते हैं, इनको सबसे पहले जागरूक करने का काम होता है। और ये डीपीएसपी वाले कहां पर एंटर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, कोर्ट में जा नहीं सकते। लेकिन कौन जा सकता है, जो फंडामेंटल राइट्स वाले होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डीपीएसपी वाले हैं, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने का काम करते हैं, जिससे के बाद उनके राइट्स के साथ कोई भी वायलेशन होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को लेकर के डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इन द ऑर्डर टू ब्रिंग। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये है कि एक बार देख लीजिए क्या लिखा हो, देयर आर द 3 मेजर थिंग्स इन द मेजर पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स, दोज गोल्स आर ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है वो क्या है, बहुकल्पीय है। विच आर द सोसाइटी मस्ट एक्सेप्टेड, कहने का मतलब क्या है कि उसको समाज को क्या करना पड़ेगा, वो समाज उसको क्या करता है, स्वीकारता है। राइट्स विच सिटीजन शुड गेट द बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं लोगों को क्या मिलना चाहिए, कंपलसरी है, जिससे कि वो अपना क्या कर सके, अपने जीवन का गोल की प्राप्ति कर सके। पॉलिसी दैट मेक द गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट, मतलब जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसको जनता के द्वारा क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कब तक, जब वो अप्रिशिएटेबल होगा तब, जब वो खास तौर पे हम लोगों के लिए वेलफेयर वाला होगा तब, अदरवाइज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता सरकार अगर अपनी मनमानी करती है तो। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 51A, जैसे ही आर्टिकल 36 से 51 खत्म होता है तो आपका क्या शुरू हो जाता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या पहले कितनी थी आप बात करोगे, पहले 8 थी, आप बात करो अब कितनी हो गई है, 11 के बारे में बात करते हैं।
1976 42nd अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A जो आपको बताया इधर। इवन अब कितने हो गए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इट्स फॉलोज। अब ये 11 कौन कौन से हैं, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि अपने संविधान का क्या करना, रक्षा करना, सम्मान करना, अपने झंडे का सम्मान करना, अधेरे टू द हाई आइडियल्स इंस्पायर द नेशनल मूवमेंट इन द हार्ट। कहने का मतलब जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनको अपने हृदय में हमेशा संभाल करके रखना है। टू प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचा करके रखना है। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो पॉलिसी है इन सबको क्या करना है, अपने मन में रखना है और लोगों के सामने ये रखना है। टू बी रेडी फॉर द नेशनल डिफेंस एंड द सर्विस। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में होकर के देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अगर हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े तो उस टाइम पर ऐसी फीलिंग रखनी है कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, शामिल होकर के अपने देश को सर्व कर सकते हैं। टू बिल्ड द ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन, कि लोगों के बीच में भाईचारे की भावना बनाकर रखना, एक दूसरे का सम्मान करना। अंडरस्टैंड द मेंटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर कल्चर, सोशल कल्चर मतलब हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको बना करके रखना। लेकिन क्या ये ऐसा हो पा रहा है, इस लाइन का मतलब क्या एक्यूरेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम कल्चर को प्रमोट कर ही नहीं, हम लोग किसको प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, डी कल्चरलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, विसंस्कृतिकरण। मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपना रहे, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे ये पॉलिसी बनाने वाली सरकार ही क्यों ना हो। डेवलप द साइंटिफिक आउटलुक, ह्यूमनिज्म एंड द लर्निंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब व्यक्ति कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकता, तो जब तक व्यक्ति क्या मरता नहीं है तब तक वो अपने लाइफ में क्या करता रहता है, चीजों में इंप्रूवमेंट करना सीखता रहता है, मतलब चीजों में सुधार करना और सीखता रहता है। प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सक्सेस एंड अवॉइड द वायलेंस, की आपको हिंसा नहीं करनी, और जो भी आपके पब्लिक चीजें, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, इन सब चीजों पर सिक्योरिटी और प्लस क्या है, हाइजीनिक चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। ट्राई टू मूव द टुवर्ड्स द उत्कर्ष इन द ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स एक्टिविटीज, मतलब खास तौर पे आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को भी इंस्पायर करना है और बाकी को भी इंस्पायर करना है, तो कहीं ना कहीं ये देश हित के लिए ठीक है। टू प्रोवाइड द प्राइमरी एजुकेशन 6 to 12 ईयर्स चिल्ड्रन बाय द पेरेंटिंग और गार्जियन, कहने का मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल तक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राइमरी तक दिया जाना कंपलसरी है। किस वाले अमेंडमेंट के तहत दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 86 अमेंडमेंट 2002 के बारे में बात करते हैं, और कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 21A। इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनके बीच में यहाँ पर एक बार डिफरेंस देख लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ यहाँ पर डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलता है। रिलेशन बिटवीन डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको यही बताया, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर while the fundamental rights can be certain function of the government, ये सरकार के कामों में क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीपीएसपी also motivate them certain to function, मतलब डीपीएसपी लोगों को इंस्पायर करने का काम करती हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करती हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करती है, लेकिन ये सरकार के कामों में भाग नहीं ले सकती हैं। जो एक कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। एक कौन कर सकता है, वो कर सकता है फंडामेंटल राइट, दूसरा कौन नहीं कर सकता, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स स्पेशली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि ये जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों को बचाता है। सेम पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पीक्स द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। वहीं दूसरी ओर जो डीपीएसपी है समाज में रहने वाले लोगों की इच्छाओं के ऊपर क्या करता है, बात करने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स हैव द लीगल सपोर्ट, आपको बताया अभी मैंने, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द हैव नो लीगल सपोर्ट, एक को सपोर्ट है कानूनी समर्थन, दूसरे को कानूनी समर्थन नहीं है। इफ यू कैन गो टू द कोर्ट वॉयलेशन फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता तो आप डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं दोस्त, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी वाले में नहीं। बट यू कांट गो टू द कोर्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी के तहत आपके अधिकारों का नुकसान होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आपको माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोगों को वीडियो का पसंद आए तो आप लोग ये कमेंट करिएगा कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हिस्ट्री से बनाना है, पॉलिटिकल से बनाना है, और कौन सा चैप्टर बनाना है। थैंक यू वेरी मच।